नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच विंध्य क्षेत्र के मशहूर गायक राजेश कोटवानी जी उपलब्ध हैं। राजेश कोटवानी जी, शायद सतना जिले का ऐसा कोई भी सांस्कृतिक मंच नहीं होगा जिस मंच से राजेश कोटवानी जी ने अपने आवाज की जादू न बिखेरे हो। तो आज हम राजेश कोटवानी जी से बात करेंगे। राजेश कोटवानी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका स्वागत है। राजेश जी, आप विंध्य क्षेत्र के एक मशहूर गायक हैं और कई वर्षों से आप तमाम बड़े बड़े मंचों पे अपने आवाज का जादू बिखेर रहे हैं। आपने गाना कब से शुरू किया? देखिए, गा तो मैं बचपन से रहा हूँ जी। लगातार मुझे लग रहा है कि 45 से 46 साल हो गए तो मुझे गाते हुए। और उसके बाद मंचों की दुनिया में मेरा जो आना हुआ स्कूल के टाइम से ही हुआ और लगातार कई स्टेट लेवल के भी मैंने बड़े बड़े मंचों पे गाया हुआ है और काफ़ी जनता का प्यार भी मिला है, प्रशंसकों की काफ़ी प्रशंसा भी मिली है गाने के लिए। इसके लिए मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा। आपने संगीत कहीं से सीखा या आपको गॉड गिफ्ट मिला? नहीं, गॉड गिफ्ट तो है। देखिए, गॉड गिफ्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन उसके अलावा मेरे जो गुरु जी थे वो भोपाल के आदरणीय कृष्ण कराड़े जी थे। इरिगेशन डिपार्टमेंट में वो डिविजनल अकाउंटेंट थे, लेकिन साथ ही वो मध्य प्रदेश के बहुत बड़े गिटारिस्ट थे और एक ही गिटार पे वो लगभग कई प्रकार की धुनें निकालते थे और यहाँ सतना आए थे कुछ समय ट्रांसफ़र होके, जो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी और काफ़ी अच्छा उन्होंने सिखाया था। और अभी जब रविंद्र जैन जी जब यहाँ पे थे, एमपी में आए थे, उन्होंने राम नाम की धुन करके एक काफ़ी अच्छा कार्यक्रम पूरे ऑल ओवर एमपी में किया था, तो रविंद्र जैन के साथ भी गिटार पे थे। अच्छा, तो मतलब ये आपकी खुशकिस्मती थी कि आपको एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे गुरु का सानिध्य मिला जिनने आपको मतलब हीरे की परख की और उन्होंने आपको तराशा। बिल्कुल, इसके लिए तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, मुझे इतने अच्छे गुरु मिले। आप अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए कि संगीत का जो सफर आपने जहाँ से शुरू किया और आज तक आपने संगीत में जो भी मुकाम हासिल किए वो कौन कौन से मुकाम थे? देखिए, सबसे पहला तो जो मेरा सबसे बड़ा मुकाम था, हालांकि उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था जी, 10th में था, तो एक इंटर स्कूलिएट कॉम्पिटिशन हुई थी जी भोपाल में, स्वरांजन करके। उस स्वरांजन में मुझे नहीं मालूम था कौन जज आने वाला है, हम लोग तो गए थे पार्टिसिपेट करने। पूरे ऑल ओवर एमपी से 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ था जी। उसमें आदरणीय मन्नाडे साहब जज के रूप में मौजूद थे। तो मन्नाडे साहब के सामने जब मैंने प्रस्तुति दी अपनी तू प्यार का सागर है, तो वो बड़ा ही प्रसन्न हो गए थे आवाज़ सुन के। और उसके अलावा उन्होंने कहा था कि ये तो आपकी पसंद का गाना हो गया, मेरे को बहुत अच्छा गाती करते हो आप, लेकिन क्या है कि अब आप, उन्होंने बताया था कि मेरा एक पसंदीदा गीत है, उनके ही गाए हुए गीतों में जो पसंदीदा गीत था वो था कसमे वादे प्यार वफा सब, वो सुनाइए। अच्छा, वो मेरा भी उस समय बड़ा फेवरेट गीत था, तो मैंने उनको सुनाया, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे और बड़ी तारीफ की थी उन्होंने, उसमें मैंने टॉप किया था उस वक्त। तो उसके बाद फिर सरगम जबलपुर भी मैंने जीती, सतना में बहुत बड़ी कंपटीशन हुई थी मेरी आवाज़ सुनो देशभक्ति गीतों की, वो मैंने जीती थी। और उसके अलावा बेस्ट सिंगर अवार्ड में भी मैंने लगातार 2 से 3 साल जीता। उसके अलावा छोटी मोटी कंपटीशन तो चलती रहती थी। और फिर उसके बाद जब लगातार कई साल हो गए तो फिर मेरे को कमेटी में शामिल कर लिया गया कि भैया बहुत गा चुके हो, बहुत जीत चुके हो, अब आगे आने वाली जनरेशन को मौका दो, अब जज बन गया। हाँ, फिर उसके बाद जजमेंट कई प्रोग्राम में करने गया, इंदौर भी गया, भोपाल भी गया, काफ़ी जगह मैंने जजमेंट किया। और उसके अलावा फिर एक और मैंने अभियान शुरू किया कि मुझे लगा कि लोग जो हमारे सतना में समाज सेवा में बहुत आगे रहते हैं, तरह तरह की समाज सेवाएं करते हैं, तो उनको देख के मुझे लगा कि नहीं यार, इनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है कि जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती है। केवल क्या है कि लोग करते हैं, उसके अलावा पेपरों में छापते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ माउथ पब्लिसिटी हो जाती है। तो मुझे लगा कि गीतों की शक्ल में अगर जो मैं इनको एक आवाज़ दे दूँ तो वो इस अभियान की आवाज़ बन जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अपनी अगर आप स्पीच सुनते हैं तो स्पीच आप 1 मिनट बोलेंगे, 2 मिनट बोलेंगे, 10 मिनट बोलेंगे, लोग सुनेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन गाना एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि लोग सुनते हैं
और दिमाग में अगर उतर जाता है तो वो जीवन भर अपनी स्मृतियों में आदमी उसको संजो कर रखता है, वो कभी विस्मृत नहीं होता। जी, तो वो विस्मृत नहीं होता है। तो इस तरह करके मैंने फिर अभियानों को अपनी आवाज़ देना शुरू किया। किन किन अभियानों को आवाज़? जैसे यहाँ कई संस्थाएं नेत्रदान के लिए कार्य कर रही हैं, तो मैंने सबसे पहला जो गीत लॉन्च किया वो नेत्रदान के लिए ही लॉन्च किया। उसके बाद देखा मैं रक्तदान के क्षेत्र में काफ़ी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, तो रक्तदान के लिए भी मैंने एक गीत बना के उन संस्थाओं को दिया, जिसमें सिंधु विकास समिति प्रमुख है, नेत्रदान में अमर ज्योति काम कर रही है, या भारत विकास परिषद काम कर रहा है, इस तरह की संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको मैंने दिया। फिर उसके बाद बात आती है पर्यावरण, एक बहुत बड़ा अभियान है, वो मैंने अभी रिसेंटली 8 अगस्त को लॉन्च किया है, और उसमें चैत्या रिकॉर्ड जी ने मेरे साथ गाया हुआ है। हाँ, और उसके बाद आते हैं अपन, एक सर्व समाज करके संस्था शुरू हुई थी, तो उसमें मुझे कहा गया कि इस गीत को आपको गाना है या बनाना है, तो उसको भी मैंने बनाया, लिखा और उसको कंपोज किया। फिर उसके बाद हिंदू पर्व समन्वय समिति, कई जाति धर्मों को बिरादरियों को लेके बनी संस्था, उसमें मुझे कहा गया कि इसका टाइटल सॉन्ग आपको गाना है, वो मैंने गाया। हमारे यहाँ सोनिया जौहरी जी इतना अच्छा कार्यक्रम कर रही हैं, यहाँ की 100 बच्चियों को उन्होंने गोद दिया हुआ है। उपकार हैं, तो उपकार हम हैं करके संस्था के लिए भी मैंने टाइटल सॉन्ग तैयार किया, लेकिन उसमें मैंने नहीं गाया, मैंने पहले शर्त रख दी थी कि वो गाएं, जो भी गाएंगी बच्चियाँ ही गाएंगी। लिखूंगा मैं, कंपोज मैं कर दूंगा, सब कुछ मैं कर दूंगा, लेकिन गाएंगी बच्चियाँ, और बच्चियों ने गाया है। और यूट्यूब पे मेरे सारे गाने पड़े हुए हैं, वो जब भी चाहे देख सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है सिंधी समाज में, हमारे सिंधी भाषा, सिंध छोड़ के जब हमारे बड़े आए, तो यहाँ आके यहाँ की भी क्षेत्रीय भाषाएं देख रहे हैं कि इंग्लिश के चक्कर में विलुप्त हो रही है, बल्कि हिंदी भी धीरे धीरे लगता है कि विलुप्त होती जा रही है। तो मैंने सिंधी भाषा को एप्रिशिएट करने के लिए मैंने सिंधी भाषा में भी गाने गाए, सिंधी भाषा के ऊपर गाने गाए। उसके अलावा विश्व की पहली सरस्वती वंदना सिंधी भाषा में, वो मैंने गाई है, पूरे विश्व में किसी ने नहीं गाई थी, पहली सिंधी सरस्वती वंदना मैंने गाई है। बहुत बढ़िया जी। जितना समृद्ध सतना है राजेश जी, आपको नहीं लगता कि उस हिसाब से सतना का जो माहौल है वो सांस्कृतिक नहीं है? हाँ, यहाँ व्यावसायिकता का प्रभाव तो है, मतलब जितना लोग समृद्ध हैं उस हिसाब से सांस्कृतिक माहौल को कभी प्रोत्साहन नहीं देते। नहीं, कभी नहीं देते। हालांकि कुछ संस्थाएं हैं जो ऑर्गेनाइज करती रहती हैं समय समय पर, लेकिन इतना प्रयास काफ़ी नहीं है, हमें काफ़ी आगे बढ़ के प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि व्यवसायिक नगरी है, तो लोग अपने व्यवसाय के ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अर्निंग हो सके। अब ये चूँकि माता सरस्वती जी का क्षेत्र है, पैसे की कोई गुंजाइश रहती नहीं, इसलिए संस्थाएं क्या है कि बहुत ज़्यादा आगे नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैं इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अगर जो आप आगे आके यहाँ के कलाकारों को अप्रिशिएट करते हैं, यहाँ कलाकारों को बढ़ावा देते, तो मुझे नहीं लगता है कि सतना से भी कोई कलाकार आगे निकल के बहुत बड़े लेवल पे जाएगा, जाते ही अपनी मेहनत के दम पे। हाँ, मैं एक यहाँ पे बांसुरी के एक वादक हुआ करते थे, शेषमणि जी तिवारी जी, उन्हें बसंत गुप्ता को प्रशिक्षण दिया था जी। मैं किसी दिन किसी से पूछ रहा था कि बसंत जी कहाँ है, तो किसी ने बताया कि वो सतना में नहीं, कहीं बड़ी जगह पे अपनी बांसुरी वादक जी। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ कि वो जितनी अच्छी बांसुरी बजाते हैं तो उनका कहीं कोई नाम हिंदुस्तान में कहीं से आया हो कि ये बसंत गुप्ता जी, लेकिन सतना को छोड़ गए। मेरा अपना ये जानना है कि तमाम प्रतिभाएं सतना में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी। मतलब आप एक ढूंढिए 100 निकलेंगे, लेकिन वो प्रतिभाएं उनको माहौल न मिलने के कारण या सुविधाएं न मिलने के कारण वो दम तोड़ जाती है। ऐसा आपको लगता है? नहीं, है बिल्कुल। अच्छा, कई हैं यहाँ से बाहर निकल के काम कर भी रहे हैं जी, फिल्म इंडस्ट्री में भी पहुँच चुके हैं। अब मिश्रा जी का तो आपको मालूम ही है कि बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं वहाँ पे, अशोक मिश्रा जी। उसके अलावा यहाँ से कई और लोग गए हैं, एक यहाँ प्रताप वर्मा हुआ करते थे, हम लोग के मित्र थे, लेकिन अब इंदौर शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन वहाँ से उन्होंने जो अपने बेटे की शिक्षा दीक्षा पूरी करवाई, तो आज वो कैलाश खेर के बैंड में शामिल है, उनके साथ लगातार कई जगह टूर करता रहता है जी। इसके अलावा यहाँ की बच्ची है ईशा पाठक करके जी, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त अच्छा काम कर रही है, कई सीरियल कर चुकी है, आदरणीय सुरेश वाडकर जी से सीख रही है जी। और हमारे
समाज की एक बुलानी करके है लड़की, उसका नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, वो भी सुरेश वाडकर जी सीख रही है और बॉम्बे में काम भी कर रही है। अच्छा, कई लोग गए हुए हैं, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो जब एक्सपोजर नहीं मिलता तो फिर आदमी टूटने लगता है, हताश होने लगता है। लेकिन वहाँ काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, टैक्स की दुनिया में आप एमकॉम LLB हैं, टैक्स के सलाहकार हैं, तो ये टैक्स की दुनिया भी बड़ी व्यस्तता वाली दुनिया हो गई है। इस व्यस्तता भरे जीवन से आप संगीत के लिए कैसे समय निकालते हैं? देखिए, शौक के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। शौक रहा बचपन से, जाना चाहता था इस फील्ड में, लेकिन घर वालों ने नहीं जाने दिया, बोला नहीं ये फील्ड आपके लिए, पहले पढ़ाई लिखाई करिए, उसके बाद देखिएगा। पहले इतना संगीत का एक्सपोजर नहीं था, लोग ये मानते थे कि संगीत की दुनिया में जाने के बाद आदमी जिंदगी बहुत बेहतर ढंग से नहीं जी सकता है, और गाने बजाने वालों को तो बड़ा ही लोग बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे। और हम लोग के दौर में जब हम लोग छोटे थे तो थोड़ा अलग माहौल था उस समय। नचैया गवैया बोला जाता था, कि नचैया तो बड़ी ऊपर से पिताजी आँख दिखा दें जी, तो हम लोग फिर उनके सामने ज़्यादा बोल भी नहीं पाते थे। पिताजी का सिर्फ यही कहना था कि भाई आप पढ़ाई करिए और पढ़ाई के बाद फिर आपको जो भी लगे वो करिए। और पता चलता है कि यहाँ पे आधी से ज़्यादा उम्र तो पढ़ाई करने में और अपने सेटलमेंट में निकल जाती है। तो रही बात व्यस्तता की टैक्स में, तो आज भी हकीकत में टैक्स एक ऐसा मतलब गूढ़ सब्जेक्ट है, या मतलब कहना चाहिए कि इतना विस्तृत है, तो लोग आश्चर्य मानते हैं कि टैक्स का वकील और गाना मतलब दोनों बड़ा विरोधाभासी है। एक नदी के दो किनारे हैं। हाँ, एक नदी के दो किनारे हैं। अगर आप गायक नहीं होते तो क्या होता? बस आप जिस तरह से कलम से ये अखबार लिखते हैं, मैं भी वहीं बैठा किसी केस के बारे में लिख रहा होता। अच्छा, आपकी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने गाना गाया हो और आपका गाना सुन करके कोई प्रभावित हुआ हो, उसने ये कहा हो कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, काश आप मेरी जिंदगी में आ जाए या जिंदगी में आ जाते हैं? ऐसा कभी प्रपोजल या ऐसा कभी कोई ऑफर आपको? नहीं, आते हैं, काफ़ी आते हैं। तो फिर आप गायकी से ज़्यादा तो मुझे लगता है जजमेंट में बैठने में आते हैं। अच्छा, हाँ, जजमेंट में बैठिए तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मुझे। तो उस समय जिस बच्ची का सिलेक्शन नहीं होता है, या मान लीजिए बच्चों को लोग आगे बढ़ाना तो चाहते हैं, तो उस समय जिस तरह की बातें पेरेंट्स करते हैं कि सर बच्चे का सिलेक्शन कर लीजिए, फिर जैसा आप कहें वैसा हम करने को तैयार, तो ये थोड़ा सा हम लोग के लिए बड़ी ही विकट स्थिति हो जाती है। उस समय हम लोग हाथ जोड़ते कि नहीं भाई, देखिए क्या है कि हम लोग यहाँ जजमेंट करने के लिए आए हुए हैं और बिल्कुल फेयर जजमेंट देके जाएंगे, क्योंकि जो बच्चा वहाँ पहुँचने के लायक है उसी को पहुँचाना है। तो इस तरह कई आकर आते रहते हैं। फिर आप लोग क्या करते हैं? अंदर से क्या महसूस करते हैं कि ऑफर स्वीकार करें या अस्वीकार करें? नहीं, स्वीकार करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि अब हम लोग देखिए घर परिवार से जुड़े लोग हैं और शादी भी, चूँकि मेरा एक बेटा भी है जी, तो हम लोग के लिए मतलब एक वन वे ट्रैफिक ही है कि घर की ओर ध्यान देना है। वो लोग कहते हैं कि संगीत की दुनिया में इस तरीके के तमाम अवसर आते हैं। हाँ। और तमाम लोगों को फिसलते भी देखा है। देखा है ना, हमारे इतने बड़े बड़े गायक हैं, आपने देखा है, बहुत बड़े भजनिक हैं, वो भी लेकिन हो गया, सबकी अपनी अपनी एक अपना अपना। आपने कभी ऐसा चांस लेने की कोशिश नहीं की? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। अच्छा, संगीत की और गीत की महफिल में ऐसा कोई यादगार पल जो हमेशा जिंदगी में आंखों के सामने आता है, दिल दिमाग में नाचता रहता है कि ये वो बड़ा हसीन पल था, ये बड़ा खुशगवार लम्हा था, या ऐसा कोई मतलब परेशानी वाला भी? कई बार ऐसे मंचों में कई बार ऐसी परेशानियां भी निर्मित हो जाती हैं जिसकी आप उम्मीद नहीं करते, और वो पल कभी भूलता नहीं। कई पल ऐसे आते रहते हैं, क्योंकि संगीत की दुनिया में देखिए प्रशंसक इतने मिलते हैं आपको, इतने ज़्यादा लोगों से आप मिलते हैं कि वहाँ मतलब ऐसे पल हर प्रोग्राम में लगभग आते रहते हैं। जैसे मेरा एक गीत काफ़ी लोग पसंद करते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ इस गीत की फरमाइश हो जाती है। आपने सुना होगा, क्रांति का गीत है, अब के बरस तुझे धरती गिरानी कर देंगे। वो गीत एक ऐसा गीत है कि लोग जब सुनते हैं तो ऑटोमेटिक उनके अंदर एक रक्त का संचार होने लगता है, देशभक्ति की भावना होता है। गीत इस तरह का है, आदरणीय महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ है। तो उस गीत में उस समय कलेक्टर साहब थे मोहंती जी, तो वो मंच पे आ गए थे, पुलिस लाइन में कार्यक्रम चल रहा था। तो उस वक्त उन्होंने
मतलब मंच पे आए उस गीत खत्म होने के बाद और उन्होंने ऐसे ही अपनी बाँह उठाई, बोला यार आपकी आवाज़ सुन के और ये गीत सुन के अभी तक रोंगटे खड़े हुए हैं। और उसके बाद अभी कुछ समय पहले एक शाम सतना पुलिस के नाम कार्यक्रम हुआ था, पन्ना नाका में एक रिसोर्ट बना हुआ है, उसमें टीआई साहब थे, संतोष तिवारी जी, जब ये गाना परफॉर्म कर रहा था तो गाना सुनते सुनते आ गए मंच पे और उन्होंने माइक ले लिया, बोला यार मैं रोक नहीं सका यार, आपने आपको बोलवानी इस गाने को सुन के, तो मेरे साथ उन्होंने गाना शुरू कर दिया। तो इस तरह कई पल आते रहते हैं जब मतलब जिन विभूतियों को अपन देखते हैं कि भाई ये बहुत बड़े माइलस्टोन है हमारे लिए, चाहे कलेक्टर है चाहे एसपी हैं, और मंच पे चढ़ा के तारीफ करें तो अपने लिए एक यादगार लम्हा रहता है। अच्छा, आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है जिसको आप दिल से पसंद करते हैं? उसकी 2-4 लाइनें अगर आप बिना संगीत के सुनाना तो थोड़ी मुश्किल होता है किसी गायक के लिए, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जो आपके बहुत करीब हो दिल के, वो उनकी 2-4 लाइनें अगर हमारे दर्शकों को आप सुना देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, क्या है कि गाने तो देखिए सभी पसंदीदा होते हैं, फिर भी क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले में, तन्हाई में, खुशी में, मतलब कुछ एक गाना ऐसा जिंदगी के बड़ा करीब होता है जिसको हमेशा आदमी गुनगुनाता रहता है, और हालांकि गायक के लिए इस तरीके का चुनाव करना बड़ा कठिन होता है। हम लोगों के लिए वो चुनाव इसलिए सरल होता है कि हम गायक नहीं हैं, तो हमारे लिए कोई भी एक गाना बहुत पसंदीदा हो सकता है, लेकिन गायक के लिए हर गाना पसंदीदा होता है। लेकिन उनमें भी कुछ ऐसा होता है कि जब भी मौका मिलता है तो हम सबसे ज़्यादा बेहतर इसी गाने को पसंद करते हैं। हाँ होता है, लेकिन क्या है हम लोग के साथ एक बड़ी विडंबना रहती है क्योंकि हम लोग मंचों पर अक्सर कई तरह के गाने परफॉर्म करते हैं और अलग अलग तरह के अलग अलग मूड के गाने गाते रहते हैं जी, तो इसलिए सभी गाने हम लोग के पसंदीदा हैं और सभी गानों को हम लोग लगभग बराबर ही गाते हैं, चाहे फिर वो देशभक्ति हो, चाहे भजन हो, चाहे गज़ल हो, सभी गाने हम लोग गाते हैं। फिर भी कोई 2-4 लाइन? जी चलिए, रफ़ी साहब मेरे आदर्श हैं, महेंद्र कपूर जी आदर्श हैं जी, तो मैं रफ़ी साहब का एक बहुत ही बेहतरीन नगमा आपको सुनाता हूँ। जी। तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। मैं चाहूँगा कि आपने रफ़ी जी को सुनाया, महेंद्र कपूर जी आपके फेवरेट हैं, 2-4 लाइन अगर एक महेंद्र कपूर का भी जी दर्शकों को सुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी, अब महेंद्र कपूर जी के तो कई गाने हैं, हर तरह के गाने गाए हैं, लेकिन जो उनकी विशेष पहचान बनी थी वो देशभक्ति गीतों से ही बनी थी, तो मैं देशभक्ति गीतों की चंद लाइनें सुना रहा हूँ। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया और आगे बढ़ा, भगवान करे ये और बढ़े,
बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। वाह राजेश जी, आपके गले में जिस तरीके की मिठास है और जिस तरीके से आप गाते हैं, निश्चित ही हमारे दर्शकों ने इस पूरे आपके गीत का लुत्फ लिया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आप हमारे स्टूडियो में।